हाँ जी, कल हम लोगों ने पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म खत्म कर लिया रिसर्च के अंदर। ठीक है, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सैम्पलिंग। ठीक है, इस टॉपिक की आपसे जान पहचान मिलेगी। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग स्टार्ट करने से पहले ठीक है छोटी सी बात कर लेते हैं कुछ वर्ड्स की। ठीक है, एक चीज होती है बच्चे पॉपुलेशन। ठीक है, और इसी को बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है, एक वर्ड होता है सैंपल। अब ये क्या होते हैं? ठीक है, जो कोई भी टोटल यूनिट है, जैसे ये गोला है। ठीक है, ये पूरा गोला क्या कहलाएगा? यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहलाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर कॉल्ड पॉपुलेशन और यूनिवर्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं सैंपल क्या हुआ फिर? पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पार्ट ऑफ, मान लीजिए इतनी संख्या अपन ने सैंपल उठाया तो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाएगा। पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, विच रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, विच रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। मैंने कहा कि पूरे का पूरा सारा गोला है जो ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर कॉल्ड यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ठीक है, देन पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। देन व्हाट इज सैंपलिंग? सैंपलिंग इज अ टेक्निक to find out the sample from the population. ठीक है, सैम्पलिंग इज अ टेक्निक टू पिक आउट द सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से सैंपल उठाने की जो प्रोसेस है, ठीक है, ये टेक्निक है, वो क्या कहलाती है? सैंपलिंग कहलाती है। क्या यहां तक की जानकारी सेट है? यस सर। मैंने कहा कि पूरे का पूरा गोला क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। इसका पार्ट जो इसको रिप्रेजेंट करता होगा, एक ऐसा पार्ट जो इसको रिप्रेजेंट करता होगा, जिसके अंदर रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? जिसके अंदर इस पॉपुलेशन वाली सारी की सारी फीचर्स होंगी, वो पार्ट क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाएगा। सैंपल को फाइंड आउट करने की, ठीक है, मेजर करने की जो टेक्निक है वो सैंपलिंग कहलाती है। ठीक है, अब इस सैंपलिंग में हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले हम आपको वो जानकारी दे देते हैं। चलो यहीं दे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, जो कि अपन ने चर्चा कर ली। ठीक है, देन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं इसके लॉज। ठीक है, फिर हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चे सैंपलिंग एरर। ठीक है, फिर हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इसके टाइप्स, जिसको आप लोग भली भांति जानते हो। टाइप दो प्रकार के, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रोसेस, इसके लॉज, सैंपलिंग एरर, टाइप्स, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। डेफिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जिसके में अपन ने पॉपुलेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, सैंपल के बारे में पढ़ा, सैंपलिंग की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद बारी आती है इसकी प्रोसेस की, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, अब इस प्रोसेस को हम लोग लिखने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, हम लोग लिखेंगे प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, हाँ जी, पहला पॉइंट है डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन, जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है उसको डिफाइन करना है। कैसे, क्या, कौन सी टारगेट पॉपुलेशन होगी उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं प्रोसेस छाप दूं सारी। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम लोग करेंगे सैंपलिंग फ्रेम। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारी आती है सैंपलिंग यूनिट। चौथे नंबर पर आएगी सैंपलिंग मेथड।
5वें नंबर पर आएगा सैंपलिंग साइज, सैंपल साइज। 6ठे नंबर पर आएगा सैंपलिंग प्लान। 7वें नंबर पर आएगा सिलेक्ट द सैंपल। मैंने कहा कि सैंपलिंग प्रोसेस में सबसे पहले डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन, सेकंड सैंपलिंग फ्रेम, थर्ड वन सैंपलिंग यूनिट, फिर सैंपलिंग मेथड, फिर सैंपल साइज, फिर सैंपलिंग प्लान, लास्ट में जाके नंबर आता है सैंपल को चूज करने का। किसी सैंपल को चूज करने के लिए ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अब डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन का मतलब क्या है? डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक सर्वे करना चाहते हो किसके बारे में? किचन अप्लायंस के बारे में, ठीक है। किचन अप्लायंस कंपनी है कोई, ठीक है, वो सर्वे करना चाहती है माइक्रोवेव के बारे में, ठीक है। जो माइक्रोवेव की डिमांड है उसके बारे में सर्वे करना चाहती है, ठीक है। एक किचन अप्लायंस कंपनी है, कोई माइक्रोवेव की डिमांड के बारे में सर्वे करना चाहती है, ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, वो सर्वे एक पर्टिकुलर रीजन में करेगी। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसके लिए जो ये किचन अप्लायंस कंपनी है, किचन का सामान बनाने वाली जो कंपनी है, माइक्रोवेव की डिमांड चेक करना चाहती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो इसके लिए जो टारगेट पॉपुलेशन होगी, जो इसके टारगेटेड पीपल होंगे, वो कौन से हो सकते हैं, ठीक है। कौन से हो सकते हैं मैं आपके सामने लिखूं, ठीक है। क्या इसमें स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्या इसमें नर्सेज हो सकती हैं, ठीक है। क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। कौन हो सकते हैं इनमें से, कौन हो सकते हैं, ठीक है। आप मेरे को सर बताने का प्रयास। हाँ जी, इनमें से तो कोई नहीं सर, वुमेन्स होंगी या फीमेल, मेरी बात सुनो। ऐसे नर्स। अब होगा कौन मैं बताता हूँ, ठीक है। ऑल वुमेन, ऑल वुमेन ऑफ एज more than 20, ठीक है, who has interest in cooking and able to expend more than 20,000 रुपी, ठीक है। तो मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी किचन अप्लायंस कंपनी में? माइक्रो, अब आपको पता है कि माइक्रोवेव तो सस्ता नहीं आता, ठीक है, माइक्रोवेव तो महंगा आता है। तो वो सारी की सारी औरतें या वुमेन, ठीक है, जिनकी एज 20 साल से ज्यादा है और जिनका कुकिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, और 20,000 रुपए तक का वो खर्चा करने को तैयार है, वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे? मेरी टारगेट पॉपुलेशन बन जाएंगी। क्या पहला पॉइंट समझ में आया? यस सर। ओके। अब सैंपलिंग फ्रेम का मतलब क्या है? सैंपलिंग फ्रेम का मतलब क्या है? काइंड ऑफ सोर्स, सोर्सेज और लिस्ट। इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स, और पीपल, लिस्ट ऑफ आइटम और पीपल फॉर्मिंग ए पॉपुलेशन, फॉर्मिंग ए पॉपुलेशन, ठीक है, फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन। सैंपलिंग फ्रेम का मतलब है वो सोर्सेज या लिस्ट जहां से आप क्या उठाओगे? पॉपुलेशन में से सैंपल उठाओगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चे डिक्शनरी,
डायरेक्टरी, ठीक है, किसी स्कूल कॉलेज का एडमिशन रिकॉर्ड, ठीक है, ये सारे के सारे क्या उसके सोर्सेज हो सकते हैं जहां से आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन उठाओगे और उसमें से सैंपल चूज करोगे। तो पहला पॉइंट, डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन आपने सेलेक्ट कर ली कि वो सारी की सारी महिलाएं जिनकी एज 20 साल से ज्यादा है और जो 20,000 रुपए खर्च करने को तैयार हैं और कुकिंग में इंटरेस्ट करती हैं, वो आपके लिए डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन में आ जाएंगी। अब इस टारगेट पॉपुलेशन को ढूंढने के सोर्सेज क्या होंगे? तो सोर्सेज का मतलब क्या, वो स्रोत या वो सोर्सेज जहां से आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन को फाइंड आउट करोगे और उसमें से सैंपल चूज करोगे। इसके लिए एग्जांपल हो सकते हैं डिक्शनरी, डायरेक्टरी, एडमिशन रिकॉर्ड एक्सेट्रा। क्या यह 2 पॉइंट सेट है? यस सर। ओके, तीसरा पॉइंट आएगा मेरा यहाँ पे, हाँ जी, तीसरे पॉइंट के बारे में बात करता है ये, ठीक है। सैंपलिंग यूनिट कौन सी हो जाएगी? अभी तो आपने बात की है, एज मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल से ज्यादा वाली महिलाएं आपकी क्या थी? सैंपलिंग यूनिट थी, ठीक है। इसको आप वाला क्या बोलेंगे? आर्ट ऑफ सैंपल, और कंपोनेंट ऑफ सैंपल, ठीक है। पार्ट ऑफ सैंपल और कंपोनेंट ऑफ ए सैंपल। अब सैंपलिंग मेथड क्या होंगे? सैंपलिंग मेथड आपको पता है, या तो वो प्रोबेबिलिटी होंगे या फिर वो क्या होंगे? नॉन प्रोबेबिलिटी होंगे, ठीक है। अगर कोई एक्सपर्ट है या स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड यूज किया जाएगा, ठीक है। अब सैंपल साइज कैसा हो? भाई सैंपल साइज ऐसा हो जिसको बोलेंगे लार्ज एनफ हो, ठीक है। लार्ज एनफ का मतलब क्या है कि मान लो 100 लोग हैं आपकी टारगेट पॉपुलेशन में, इसमें से 2 का सैंपल उठाकर उसके 2 के बिहाफ पर 100 के बारे में डिसीजन करोगे तो वो गलत है। तो सैंपल साइज कैसा होना चाहिए? लार्ज एनफ होना चाहिए। इसके बारे में आप लिख देते हैं, सैंपल साइज शुड बी लार्ज एनफ should be large enough so you can easily जनरलाइज। कहने का मतलब है क्या कि सैंपल साइज इतना लार्ज एनफ होना चाहिए कि अगर आप उस सैंपल के बिहाफ पर जो भी कंक्लूजन निकालते हो वो पूरे के पूरे होल ऑफ द पॉपुलेशन पर इंप्लीमेंट किए जा सके या जनरलाइज किए जा सके। सैंपल साइज ऐसा होना चाहिए। अब सैंपल प्लानिंग का मतलब क्या है? सैंपलिंग प्लान का मतलब क्या है? मोड्स ऑपरेंडी, मोड्स ऑपरेंडी का मतलब क्या है? मोड्स ऑफ डूइंग थिंग, मोड्स ऑफ डूइंग थिंग, ठीक है। काम को करने का तरीका, तरीका यहां पर क्या आएगा? रिसर्च मेथड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? अपना सैंपल चूज करोगे। हाँ जी, दोबारा से बताता हूं मैं। सबसे पहले अपनी टारगेट पॉपुलेशन सिलेक्ट करोगे, फिर उस टारगेट पॉपुलेशन को प्राप्त करने के सोर्सेज बताओगे, ठीक है। सोर्सेज में मैंने आपको बताया था एडमिशन रिकॉर्ड, ठीक है, डिक्शनरी हो सकती है वो, ठीक है। सैंपलिंग यूनिट, अभी यूनिट आपने सिलेक्ट की थी कि 20 साल से ऊपर की जो एज की फीमेल्स हैं वो आपकी सैंपलिंग यूनिट है। फिर आप सैंपलिंग मेथड चूज करोगे, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी। फिर सैंपल साइज इतना लार्ज एनफ होना चाहिए कि अगर आप सैंपल के बिहाफ पर कंक्लूजन निकालते हो तो वो इजीली पॉपुलेशन के ऊपर क्या किए जा सके? जनरलाइज किए
जस्ट के। फिर सैम्पलिंग प्लान, मोड्स ऑफ ऑपरेंडी, मोड्स ऑफ ऑपरेंडी का मतलब मोड्स ऑफ डूइंग थिंग्स, काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, रिसर्च मेथड कैसा होना चाहिए। इसके बाद इतनी जद्दोजहद के बाद आप क्या चूज करोगे, अपना सैंपल चूज करोगे। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? सर पॉइंट नंबर 4 और 6 में क्या फर्क हुआ फिर? वहाँ पे भी तो मेथड थे। बेटा रिसर्च मेथड और सैंपलिंग के मेथड में फर्क होता है। रिसर्च मेथड और प्रोबेबिलिटी के सैंपलिंग के मेथड में फर्क होता है। अब रिसर्च मेथड तो एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है, रिसर्च मेथड हिस्टोरिकल भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल भी हो सकता है। ठीक है सर, ओके। समझ में आई? हाँ सर, अब आ गया। हाँ जी, चलिए इससे आगे हमने पढ़ने हैं लॉज। हाँ जी, लॉज ऑफ सैंपलिंग। सबसे पहला लॉ है, ये नाम आपने पढ़ा हुआ है, लॉज ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का मतलब क्या है, यहां पर जो सैंपल शुड बी टेकन, जो सैंपल आपने उठाना है, ठीक है, सैंपल शुड बी चूजन रैंडमली। ठीक है, अब इस रैंडमली शब्द का मतलब क्या है? ठीक है, इस रैंडमली शब्द का मतलब है इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्शन, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। तो आपने जो रैंडम सॉरी सैंपल उठाना है वो रैंडमली उठाना है, वो कौन सा लॉ कहता है? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कहता है। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कहता है कि जो आपने सैंपल उठाना है, चूज करना है, वो रैंडमली उठाना है। रैंडमली का मतलब क्या होता है? इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। इससे क्या होगा, जो रिजल्ट होगा, देन रिजल्ट्स विल बी एक्यूरेट। ठीक है, अब एक्यूरेट की सेंस यहां पर क्या है? फ्री फ्रॉम बाइसनेस। ठीक है जी, नेक्स्ट नंबर है हमारा। सर हाँ वैसे जी, फिर ये लॉ वायलेट नहीं होता जब हम दूसरे मेथड से करते हैं, मतलब नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग मेथड से हाँ हो जाएगा। सैंपल चूज करते, हाँ, जब मेरी बात सुन, फिर वो सिंपल तो सी बात है, जहां पर बाइजनेस आ जाएगी वो ऑटोमेटिकली, मैंने क्या कहा है कि जब जहां पे रैंडम शब्द आता है, रैंडम शब्द का मतलब क्या होता है कि बिना बाइजनेस के कोई चीज चूज करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कॉलेज पढ़ के आए हो, कॉलेज में चलो एक नैन्सी है, एक सीता है, ठीक है, एक XYZ कोई भी सहेली है आपकी, ठीक है, मान लो ए से नाम है उसका, वो है, आप लोग पर्चियां डालते थे, नैन्सी की, सीता की, ए वाले नाम की, डाल के एक जार में फेंक दी। उसमें से अगर आपने ठगी मार के, आपने अगर स्कीम बना रखी है कि ए नाम वाले के आज पार्टी लगानी ही लगानी है, ठीक है, तो वो पर्ची रैंडमली तो उठेगी, परंतु उठेगी ए नाम वाली ही उठेगी। उसमें क्या इन्वॉल्व हो जाएगी? बाइजनेस इन्वॉल्व हो जाएगी। जहां बाइजनेस इन्वॉल्व हो जाएगी वहां लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। अब आई बात। यस सर।
हाँ जी, सेकंड है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ये लोग क्या कहता है कि सैंपल साइज शुड बी लार्ज। सैंपल साइज कैसा होना चाहिए, लार्ज या गुड एनफ होना चाहिए, ठीक है, ताकि कंक्लूजन को क्या किया जा सके, जनरलाइज किया जा सके इजिली ऑन द पॉपुलेशन और द यूनिवर्स। थर्ड वन है लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है कि भैया कॉस्ट, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात करता है। ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात करता है ये, ठीक है। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, किसी भी काम को करने में जो कॉस्ट है वो क्या आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए, ठीक है। एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि मिनिमम कॉस्ट से आपने क्या करनी है, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि इफेक्टिवनेस मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम आउट को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है आपने, मतलब कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट निकालना है। चौथा है, इसका मतलब आप बताओगे मेरे को, लॉ ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। मैंने कहा था कि ये शब्द बार बार यूज होंगे, बताइए इसका क्या मतलब है, लॉ ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। कंसिस्टेंसी विद एक्यूरेसी। हाँ, आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट प्लस एक्यूरेट, ठीक है। यानी कि सैंपलिंग के अंदर जो भी आप काम करोगे, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, मतलब सेम रिजल्ट बार बार, ठीक है। और एक्यूरेट का मतलब है कि वट एवर यू वांट इंटेंडेड टू मेजर, इट मस्ट बी मेजर करेक्टली, भी वो करेक्ट भी होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब लगातार सेम रिजल्ट दिखाना तो होता है, पर तो उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ क्या क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ये हमारे 4 लॉ थे, ठीक है। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर वाला क्या कहता है, इसमें की पॉइंट याद रखने होते हैं आपने इसके। लार्ज नंबर वाला कहता है कि सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी वाला क्या कहता है कि रैंडमली होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन किसकी बात करता है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात करता है। रिलायबिलिटी किसकी बात करता है, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी की बात करता है। हाँ जी, इसके बाद आते हैं हमारे सैंपलिंग मेथड। हाँ जी, अब आते हैं सैंपलिंग मेथड। हाँ जी, सैंपलिंग मेथड, ठीक है। सैंपलिंग मेथड 2 प्रकार के हैं, एक प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाले की पहचान होती है,
इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, चुने जाने के समान अवसर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल चांस, चुने जाने के समान अवसर नहीं होते। अब इसमें कौन कौन से आते हैं पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन चर्चा करेंगे। फर्स्ट वन आता है आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सिस्टमेटिक सैंपलिंग। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे बच्चे क्लस्टर सैंपलिंग। पांचवी हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेज। ठीक है, इधर हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी पढ़ेंगे, इधर है याद कुछ? एक पढ़ेंगे कन्वीनियंस सैंपलिंग, जजमेंट, एक्सटेंसिव कोटा सैंपलिंग। सेकंड बच्चे हम पढ़ लेंगे जजमेंटल सैंपलिंग। स्नोबॉल। ठीक है, थर्ड वन हम पढ़ लेंगे यहाँ पर स्नोबॉल। ठीक है, एक आपने बताई कोटा। ठीक है, एक आपने बताई एक्सटेंसिव। ठीक है, ये हमारी क्या होंगी, सैंपलिंग होंगी। ठीक है, ये हमारे मेथड्स होंगे। ठीक है जी, एक हमारी इसमें होती है कंसेक्यूटिव या कंजुकेटिव बोलते हैं उसको अपन। ये हम लोग सैंपलिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, अपन ने अभी पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। ठीक है, इसका मतलब अपने को पता चल गया कि इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, चुने जाने के समान अवसर होते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहली अपन ने उठाई कि मैंने कहा कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे लॉटरी मेथड होता है। ठीक है, लॉटरी में सब लोगों के चुने जाने के क्या होते हैं, समान अवसर होते हैं। ठीक है, अभी अपन ने पर्ची वाला एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो रैंडमली कोई चूज हम करेंगे चीज, तो वो कौन से मेथड में आएगी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ये दो प्रकार का होता है बच्चों। ठीक है, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट।
ठीक है, तो इसमें आप लोग कह सकते हो, एक बार लिख सकते हैं सिंपल, एवरी यूनिट हैज इक्वल चांसेस। हर यूनिट के क्या होते हैं, समान अवसर होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जो दो होती हैं विद रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे। अब विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, यहां पर कोई भी आपने पहले यूनिट एज ए सैंपल उठाई और उसको वापस रख दिया, कोई भी यूनिट एज ए सैंपल उठाई और उसको वापस मिला देना, ठीक है, वो उसका मतलब होता है विद रिप्लेसमेंट, भाई रिप्लेस करके वापस रख दिया उसमें, ठीक है, या फिर उसकी जगह कुछ और रख दिया। ठीक है, तो इसमें जो एक यूनिट है, जो यूनिट आपने उठा के वापस मिलाई है, उस यूनिट की, ठीक है, उस यूनिट के सिलेक्शन के, जो एक यूनिट है उसके सिलेक्शन के एक से अधिक चांस हो जाएंगे, उस यूनिट के एक से अधिक चांस हो जाएंगे। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जो यूनिट आपने सिलेक्ट की थी उस यूनिट को दोबारा से आपने सैंपल के लिए चूज करने के लिए वापस मिला दिया और फिर उसमें से दोबारा सैंपल निकाला। ठीक है, तो उस यूनिट के एक से अधिक चांस हो जाएंगे सिलेक्शन होने के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये जार है एक, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ 7 बॉल्स हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने पहली बॉल निकाली, उसके चांसेस क्या रहेंगे। ठीक है, चांसेस आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस बाय में टोटल केसेस। ठीक है, अब आपने एक बॉल निकाली है, टोटल कितनी है 7, तो 7 में से एक निकाली, इस निकाल के एक को साइड में नहीं रखा, इस एक को निकाल के फिर दोबारा वापस इस थैले में मिला दिया, देन फिर दोबारा एक बॉल निकाली। अब दोबारा एक बॉल आने के लिए कितने चांस बनेंगे, 1/7, क्योंकि टोटल तो 7 ही रहेंगी और निकालनी एक है, तो कितने चांसेस रहेंगे, 1/7। तो एक यूनिट के एक से ज्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस जहां होते हैं उसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। सेकेंड है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जो आप बॉल निकालोगे उसको वापस नहीं रखोगे, फिर से वही जार है, 7 बॉल है, आपने पहली बॉल निकाली तो पहली बॉल एक निकली, तब टोटल कितने थे 7। अब इस बॉल को आपने साइड में रख दिया, इस बॉल को क्या रख दिया, ये जार निकाल दिया, यहां रख दिया। अब आपके पास जो टोटल बॉल रह गई वो 6 रह गई। अब आपके पास जो टोटल बॉल रह गई, एक बॉल यहां से निकल के कहां चली गई, दूसरे थैले में चली गई। अब टोटल बॉल कितनी रह गई, आपके पास 6 रह गई। अब दोबारा से एक बॉल निकालोगे तो एक बॉल आने के चांसेस क्या होंगे, 1/6 होंगे। इसी तरह एक बॉल और निकल के कहां चली गई, जार में चली गई। अब दोबारा निकालोगे तो 1/5 होंगे। इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें एक यूनिट के एक ही बार चुने जाने के चांसेस होते हैं, इसमें एक यूनिट के एक ही बार चुने जाने के चांसेस होते हैं। इसको आप लोग मेरे साथ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चांसेस ऑफ सिलेक्शन, चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन यूनिट again is not possible। विदाउट सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन यूनिट है वो दोबारा पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ एक ही बार चुने जा सकते हैं, उससे दोबारा 12 बार चुना नहीं जा सकता। ठीक है, हाँ जी, समझ में आई सिंपल रैंडम सैंपलिंग। हाँ जी सर। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपल,
ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो आपका डाटा होगा उस डाटा को क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा सिस्टेमेटिकली। सिस्टेमेटिकली कैसे हो सकता है वो, अल्फाबेटिकली, ठीक है, और न्यूमेरिकली। ठीक है, सबसे पहले डाटा को क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा सिस्टेमेटिकली। सिस्टेमेटिकली कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। ठीक है, और एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इसके अंदर क्या किया जाएगा, एक पैटर्न फॉलो किया जाएगा। ठीक है, जहां प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया जाएगा वो सिस्टमेटिक सैंपलिंग होगी। तो इसमें क्या होगा, सिस्टमेटिक सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जिसमें डाटा को पहले अरेंज किया जाएगा सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली कैन बी इन द फॉर्म अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली, और इसमें एक पैटर्न फॉलो किया जाएगा। और जो पहला सैंपल होगा, जो फर्स्ट सैंपल होगा, वो रैंडमली उठाया जाएगा। उसके बाद जो सैंपल होंगे वो कैसे उठाए जाएंगे, कि पैटर्न को फॉलो करते हुए उठाए जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 ये हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने पहला सैंपल उठाया। ठीक है, अब 10 में से मान लो 5 सैंपल उठाने हैं। मेरे पास मान लो 10 स्टूडेंट हैं ये। ठीक है, 10 स्टूडेंट में से 5 सैंपल उठाने हैं। ठीक है, मैंने रैंडमली जब सैंपल उठाया, मान ले पहला सैंपल मेरा 2 उठ गया। अब टोटल 10 सैंपल उठाने के लिए फिर मेरा अगला सैंपल अपने ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। जो ये पहला सैंपल होगा ये तो उठाना रैंडमली। उसके बाद सैंपल के अकॉर्डिंग पैटर्न फॉलो करते हुए आपको सैंपल उठाने। तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग में आप क्या करोगे, डाटा को पहले अरेंज करोगे सिस्टमेटिकली, अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली अरेंज कर सकते हो। ठीक है, और पहला सैंपल रैंडमली उठाओगे, फिर उसके बाद एक पैटर्न फॉलो करोगे। ठीक है, हाँ जी, आया समझ में? यस सर। ओके, हाँ जी, अब आता है स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर। ठीक है, दोनों में माइनर माइनर सा डिफरेंस होता है, हम इसको दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। पहले है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो आइटम होती हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। उस हेट्रोजीनियस आइटम को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, होमोजीनियस में। ठीक है, देन सैंपल सिलेक्ट करते हैं। फ्रॉम इंडिविजुअल डाटा। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो सारी पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है। उस पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को कन्वर्ट किया जाता है होमोजीनियस में। फिर देन अलग अलग स्टार्टा बना लिए जाते हैं। फिर अलग अलग स्टार्टा से क्या चूज किया जाता है, एक सैंपल चूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड, सर्कल, ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल लगा लीजिए। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस है। मैं इसको होमो में कन्वर्ट करूंगा। होमो में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं प्लस 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 वाले अलग बना लूंगा,
माइनस माइनस वाले अलग बना लूंगा, मैं मल्टीप्लाई 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 के अलग बना लूंगा, ठीक है, मैं डिवाइड वाले अलग बना लूंगा, ठीक है, मैंने क्या किया, सर्कल अलग बना लिए, मैंने ट्रायंगल का अलग बना लिया, देन ये बॉक्सेस मैंने क्या बना लिए, अलग बना लिए, ठीक है। देखो पहले आपकी जो यूनिट थी, जो पॉपुलेशन थी, वो इट वाज हेट्रोजीनियस, मैंने इसको होमो में कन्वर्ट कर लिया। अब इनमें से मैं हर, ये अलग अलग स्टार्टा बन गए, ये सारे के सारे क्या बन गए, स्टार्टा बन गए, ठीक है। फिर ईच ऑफ द स्टार्टा से मैं क्या निकालूंगा, एक सैंपल उठाऊंगा, ठीक है, रैंडमली सैंपल उठाऊंगा इन स्टार्टा से, ठीक है, वही मेरी क्या कहलाएगी, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहलाएगी। समझ में आई मेरी बात यहां तक? यस सर। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड की पहचान आज तक सिर्फ आपने यही पढ़ी होगी कि इसमें जो पॉपुलेशन होती है या डाटा होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, परंतु उसके बाद हेट्रोजीनियस डाटा को हम लोग होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं, अलग अलग स्ट्रैटा बनाते हैं, स्ट्रैटा बनाकर उससे रैंडमली सैंपल उठाते हैं, ठीक है, सैंपल उठाकर फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। अब सेम इसी का मिलता जुलता वर्जन है क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर में भी डाटा कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, क्लस्टर में भी डाटा कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है, बट नॉट कन्वर्ट, हम लोग हेट्रोजीनियस डाटा को होमो में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डाटा होता है, जैसे इसमें भी आप यही वाले साइन ले लेते हैं, ठीक है, यही है, ये डाटा क्या है, आपका हेट्रो है। हम क्या करेंगे, इस हेट्रो को रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग क्लस्टर बना लेंगे, इस हेट्रो को ही क्या करने वाले, रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग क्या बना लेंगे, क्लस्टर बना लेंगे। क्लस्टर कैसे बना लेंगे, मैंने एक क्लस्टर ये बनाया जिसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, ट्रायंगल, ये सारी विशेषताएं हो, ठीक है। फिर मैंने दूसरा क्लस्टर बनाया, क्लस्टर नंबर 2, उसमें भी ये सारी की सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है। फिर मैंने तीसरा क्लस्टर बनाया जिसमें ये भी सारी की सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है। इसी तरह चौथा क्लस्टर बनाया जिसमें भी क्या है, सारी की सारी सेम क्वालिटीज हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या था, पहले डाटा हेट्रो था, हेट्रो को होमो में कन्वर्ट किया, यहां भी डाटा हेट्रो है परंतु होमो में कन्वर्ट नहीं किया, हेट्रो से ही हेट्रो को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे सैंपल बना लिए या क्लस्टर बना लिए जो पूरे हेट्रो को क्या करते हैं, पिछले वाले पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देन आप रैंडमली पिक द क्लस्टर, अब आप क्या करेंगे, रैंडमली पिक करेंगे क्लस्टर को, ठीक है, रैंडमली पिक कर लेंगे क्लस्टर को, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, उसमें से सैंपल उठा लेंगे, रैंडमली पिक कर लेंगे क्लस्टर को, देन उसमें से क्या उठा लेंगे, सैंपल चूज कर लेंगे। तो इस प्रकार ये दोनों सिमिलर सी टेक्निक आपके सामने है। क्या मेरे को समझ में आई आपकी बात? हाँ यस जी, सर। ओके, ये बातें तो पहले भी पढ़ी हैं और आपको आती भी होंगी, ठीक है। अब सवाल क्या क्या बन सकते हैं इनसे, मैं आपको ये सवाल बता देता हूं। यहाँ पे देखो पहला सवाल जो पूछा जाता है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। भी स्ट्रैटिफाइड जो सैंपलिंग है, ठीक है, इट इज प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, आप सभी को पता है कि जी नॉन प्रोबेबिलिटी तो पढ़ाया ही नहीं आपने, ठीक है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी तो हो नहीं सकता, कौन सा होता है ये, प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। फिर सेकंड सवाल इससे पूछा जाता है कि इसमें पॉपुलेशन कैसी होती है, ठीक है, हेट्रो या होमो, आप कहोगे जी होमो का तो जिक्र सिर्फ नामात्र हुआ है, ठीक है, तो पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी इसमें, हेट्रो हो जाएगी। दो सवाल ये पहले आते, जो सवाल है ये वाला मेन सवाल, आपको बताना है विद इन स्टार्टा वेरिएबिलिटी बतानी है, वेरिएबिलिटी बतानी है, इट इज हाई और लो विद इन स्टार्टा, ठीक है। चौथा सवाल यहां पे बन जाता है, चलो थोड़ी सी मैं इसको छोटा कर ही लेता हूं,
ठीक है, चौथा सवाल मेरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि आउटसाइड या अमंग स्टार्टा, वेरिएबिलिटी हाई है या लो है। सोचो इस बात को। क्या कह रहा है कि विद इन द स्टार्टा, विद इन द स्टार्टा का क्या मतलब है, स्टार्टा के बीच में। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है विभिन्नता, ठीक है। अब ये स्टार्टा नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, अब इनमें देखो सब में प्लस 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 है, सब में माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सर्कल, ट्रायंगल। अब जो स्टार्टा है ये, इनके बीच में जो वेरिएबिलिटी है, विभिन्नता है इनके बीच में, सब में प्लस प्लस क्या, तो नो कैसी विभिन्नता। तो विद इन द स्टार्टा आपको कहना है कि वेरिएबिलिटी लो है, परंतु अमंग द स्टार्टा, स्टार्टा टू स्टार्टा, इस स्टार्टा की इससे कंपैरिजन करो, इसकी इससे करो, इसकी इससे करो, इसकी इससे करो, तब वेरिएबिलिटी कैसी होगी, हाई होगी। मेरी बात समझ गए आप लोग। यस सर। ओके, अब यही 4 सवाल बनते हैं किसके ऊपर, क्लस्टर सैंपलिंग के ऊपर। अगर मैं यहां से ये हटा दूं, यहां मैं भर देता हूं क्लस्टर, 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 ठीक है। यही 4 सवाल हम लोग क्लस्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तेरी, चलो कोई बात नहीं, सेट कर लेंगे यहीं पे, ये ले लेंगे। हाँ जी, क्लस्टर सैंपलिंग कैसी है, प्रोबेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें भी डाटा कैसा होता है, हेटेरो होता है, हेटेरो का हेटेरो रहता है। अब विद इन क्लस्टर बताओ, देखो ये क्लस्टर है आपके, क्लस्टर नंबर 1, 2, 3, 4। अब विद इन क्लस्टर के बीच में देखो, क्लस्टर के बीच में वेरिएबिलिटी कैसी है, क्लस्टर के बीच में वेरिएबिलिटी क्या है, हाई है। ज्यादा है, हाई है, तो यहाँ पे हाई हो जाएगी। परंतु अमंग द क्लस्टर, क्लस्टर टू क्लस्टर, इसकी कंपैरिजन इससे करो तो आपको क्या दिखेगी, सारे सेम सेम से दिखेंगे, तो यहाँ पर वेरिएबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, वेरिएबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ गए यहाँ तक। यस सर। चलिए ठीक, सर वो इसकी होता है। बस इसकी लास्ट तो कंप्लीट कर लें, मल्टी स्टेज तो पढ़ लें हम लोग, फिर कल इसको फिनिश कर देंगे ना। हाँ जी, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ठीक है। जब हमारी जो सैंपलिंग प्रोसेस है, जो हमारा सैंपलिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसको डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरना पड़े, जो हमारी सैंपलिंग प्रोसेस है उसको डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरना पड़े, तो वहां हम लोग मल्टी स्टेज सैंपलिंग लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हरियाणा के अंदर एजुकेशन के ऊपर क्या करनी है, रिसर्च करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले हरियाणा को डिस्ट्रिक्ट में बांटोगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के बाद उसको सिटी में, सिटी के बाद आप कहाँ जाओगे, तहसील लेवल पर, तहसील से आप लोग कहाँ जाओगे, विलेज लेवल पे, ठीक है, विलेज लेवल से कहाँ जाओगे, एरिया वाइज जाओगे, ठीक है। तो जब आपके सैंपलिंग प्रोसेस को अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरना पड़े, जैसे हरियाणा की जगह इंडिया लिख दूं यहाँ पर, तो इंडिया में को पहले बांटोगे स्टेट्स में, स्टेट्स को बांटोगे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को सिटीज में, सिटीज को तहसील में, फिर विलेजेस में, ठीक है, फिर एरिया वाइज। तो जो आपका सैंपलिंग प्रोसीजर है वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है, बड़े स्केल पर सैंपलिंग हो जाएगी, लार्ज स्केल पर हो जाएगी। तो उस सैंपलिंग मेथड को हम लोग कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड, ठीक है। इसके अंदर हम लोग मोर देन वन सैंपल, मोर देन
वन मेथड यूज करते हैं, एक से अधिक मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है जी, कल हम लोग पढ़ेंगे अपना नॉन प्रोबेबिलिटी, इसको फिनिश करते हुए, ठीक है, कल फिर हम चलेंगे आगे नए टॉपिक की तरफ। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?